नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। 14 जुलाई सन 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। तो जो ये आंदोलन का कार्यकारी समिति थी कांग्रेस की, उसने इसका प्रस्ताव पारित किया था 14 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टेक मैदान में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को फाइनल मंजूरी मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त के महीने में आई थी, इसलिए इसको अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 साल लगभग हो गए थे और भारत को बुरी तरह से लूट रहे थे। अपने हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहाँ के संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे। उस हिसाब से यहाँ का कोई विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय भारत में साक्षरता दर भी लगभग 5% के आसपास थी। तो इस सब को देखते हुए अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने के लिए एक आखिरी कोशिश की गई, एक ज़बरदस्त फाइनल कोशिश। ये भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में बाहर आया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड 1922 में हुआ था। तो काकोरी कांड के काकोरी कांड नहीं, काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ये गलती हो गई। काकोरी कांड 1925 में हुआ था 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त 1942 को काकोरी कांड को 17 साल पूरे हो रहे थे। तो काकोरी कांड के ही सालगिरह पर गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में यह आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? तो भारत छोड़ो के तात्कालिक कारण थे कि जो क्रिप्स मिशन था उसका कोई निर्णय नहीं निकला, और क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उससे भी कांग्रेस और जो जनता थी वो दुखी थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन में पूर्ण स्वराज जैसे बात को नकार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और वो अपने हित के लिए एक तरफ से भारत के नेताओं को, लोगों को फुसलाने बहलाने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को लाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन देने की जो मंशा थी, उसे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। तो ये भी एक कारण था। ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर दी थी। ब्रिटिश के लिए इतना विरोध पैदा हो गया था लोगों के मन में कि वो ये चाहते थे कि ये कब निकलें, और पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसने जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंधित विभिन्न निकायों ने के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो ये सोच लीजिए कि जब से असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद से बहुत सारी संस्थाएं बनी और वो सभी थोड़े थोड़े तौर पे आंदोलन करते जा रहे थे। जैसे भारतीय किसान सभा होगी, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। तो इन सब की आंदोलनों से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक जमीन तैयार हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध घटा, ब्रिटेन एक बड़ी पावर के तौर पे लड़ रहा था और उसने भारत को भी उसमें खींच दिया था ज़बरदस्ती। तो उससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था। आंदोलन की मांग, तो आंदोलन की मांग क्या थी? फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। भारत से अंग्रेजों को जाने के बाद एक अंतिम सरकार बनाने की मांग थी। तो ये मुख्य मांगें थी भारत छोड़ो आंदोलन की। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो उसके बीच में ऑपरेशन जीरो आवर एक घटना होती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा रात के 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया उसको नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर। तो उन्होंने सभी नेताओं को, जैसे गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद करके रखा हुआ था, अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में रखा हुआ था। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया, मतलब कांग्रेस को एक तरफ से एक इलीगल
संस्था घोषित कर दिया और इस पे प्रतिबंध लगा दिए। इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में हड़तालें और प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। जब अंग्रेजों ने इस तरह का काम किया, एक तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर किया, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया, और दूसरा कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित किया गया, तो इससे भी लोगों के बीच गुस्सा बढ़ा और पूरे देश में आंदोलन फैल गया। नेतृत्व में उभार, जब सारे नेता जेल के अंदर चले गए तो नए नेता उठकर खड़े हुए, जो युवा नेता थे। तो प्रमुख नेताओं को जेल भेजने के बाद नेतृत्व का जो अभाव हो गया था, जो पुराने नेता अंदर चले गए थे तो उससे नेतृत्व का अभाव हो गया था, तो लोगों के बीच नेतृत्व में उभार आया। जैसे अरुणा आसिफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी। मतलब 8 अगस्त को घोषणा हुई थी और 9 अगस्त की रात को 12 बजे, जब 9 अगस्त शुरू हो रहा था, तो उसी समय अंग्रेजों ने सबको जेल में डाल दिया था। तो 9 अगस्त के दिन जब सुबह होती है तो ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसिफ अली तिरंगा फहराती है और आंदोलन को इससे गति मिलती है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इत्यादि नेताओं ने भी भूमिगत रहकर आंदोलन में विशेष योगदान दिया। उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ बम्बई कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, ये सारी घटनाएं हुई। तो यहाँ पे अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और उषा मेहता, ये नए लोगों का उभार हुआ। ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्यवाही, तो जब आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया, पूरे देश में फैल गया, तो ब्रिटिश सरकार ने हिंसक कार्यवाही की। आंदोलनकारियों पे गोलियां चलवाई, आंदोलनकारियों पे लाठियां चलवाई, ज़बरदस्ती गिरफ्तारियां की, बच्चे, बूढ़े, औरतों सबको गिरफ्तार किया। तो इस सब को देख के देश में भी हिंसा का माहौल को बल मिला। तो सारे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिंसा भड़कने लगी। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेल की पटरियां उखाड़ दी, डाक व तार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, और सरकारी इमारतों पे जहां यूनियन जैक था वहां तिरंगा फहराने लग गए। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और कई हजार लोग मारे गए, इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। मतलब ब्रिटिशर्स ने किसी पे रहम नहीं किया, बूढ़े, बच्चे, सबको जो मिला, जो उनको लगा कि ये हमारा विरोध कर रहा है, तो सभी को उन्होंने गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, किसी को गोली मार दी, इस तरह से। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, एम जोशी, एम जोशी, राम मनोहर लोहिया और कई अन्य नेताओं ने लगभग पूरे युद्ध काल के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया। तो ये लोग गुप्त रह के, जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसिफ अली, एम जोशी, मनोहर लोहिया, तो इन लोगों ने गुप्त रह के पूरे युद्ध काल के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया, लोगों को जागरूक किया, अलग अलग जगह जाके क्रांतिकारियों को जगाया, लोगों को जगाया कि अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से कार्य किया जाए। तो आंदोलन किस तरह से फैला था? तो आंदोलन के चरण कुछ इस तरह थे। प्रथम चरण में जब आंदोलन का प्रथम चरण हुआ तो उसमें शहरी विद्रोह, बहिष्कार, धरना प्रदर्शन इत्यादि का सहारा लिया गया, जिसे जल्दी दबा दिया गया, क्योंकि ये शहरी इलाकों में था। तो वहाँ जो ब्रिटिश थे उनकी भी पकड़ अच्छी थी, तो उसको जल्दी दबा दिया। पूरे देश में हड़तालें एवं प्रदर्शन किए गए और श्रमिकों द्वारा कारखानों में काम न करके समर्थन दिया गया। मतलब श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके एक असहयोग टाइप की जो आंदोलन था उसको बढ़ावा दिया। गांधी जी को शीघ्र ही पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। तो ये पहला जो सबसे पहले हुआ, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। अब दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में आंदोलन का मुख्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र बन जाता है। दूसरे चरण आते आते आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाता है, और इस चरण की परिणति किसान आंदोलन, संचार प्रणालियों को नष्ट करना, रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन, टेलीग्राफ तार, खंभे, सरकारी भवनों इत्यादि पर हमला करना। तो द्वितीय चरण में एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन फैलता है, और दूसरा जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, अंग्रेजों की संचार प्रणाली थी, अंग्रेजों के रेलवे ट्रैक थे, अंग्रेजों के स्टेशन थे, टेलीग्राफ तार थे और सरकारी भवन थे, तो इन सभी पे लोगों ने हमला किया। ये द्वितीय चरण में हुआ। तृतीय चरण में क्या हुआ? तृतीय चरण या अंतिम चरण था। यहाँ आंदोलन एक तरफ से अपने
आखिर पड़ाव पे पहुंच जाता है। तो इस चरण में देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारें बनी। मतलब ब्रिटिश सरकार के अलावा बहुत सारी जगह पे अलग अलग सरकारें बनी। इनका जैसे बलिया में, तामुक में, सतारा इत्यादि में समानांतर सरकारें बनी। उन्होंने वहाँ लोगों ने अपनी सरकार बना दी, एक आज़ाद सरकार बना दी। तो ये तृतीय चरण में हुआ और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पे। तो आंदोलन को किसका समर्थन था और किसका समर्थन नहीं था, तो ये भी देखने वाली बात है। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। भारतीय नौकरशाह भी आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। तो जो मुस्लिम लीग है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल ये सारी पार्टियों का मूल था जो कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। और जो हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा आज भी है, तो ये लोग भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। जो नौकरशाह थे वो तो होते ही नहीं, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। मुस्लिम लीग देश के विभाजन से पहले भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं था कभी भी। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ब्रिटिशों का समर्थन करने का एक बड़ा कारण था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और ब्रिटेन एक पाले में थे, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक ऐसी बात और भी जुड़ी है कि 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध होता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा, जो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा ये कह रहा था कि माओ से तुंग देश को आज़ाद करने आ रहे हैं। तो वो चीन के समर्थन में थे जबकि चीन भारत पे हमला कर रहा था। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया। और खुलकर विरोध करने का कारण क्या था? खुलकर विरोध करने का कारण ये था कि आंदोलन से आंतरिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो ये हिंदू महासभा का तर्क था, ये उनको आशंका थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन का विरोध किया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी थी। और इसी में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में भी नहीं थे, वो टोटल फ्रीडम के पक्ष में नहीं थे, टोटल इंडिपेंडेंस के पक्ष में नहीं थे, जिस कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि उनको अपनी भूल का बाद में एहसास हुआ, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो डोमिनियन स्टेट के हिमायती थे। इसके परिणाम क्या होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के? अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाया गया। ये हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने हिंसक तरीके अपनाए, गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किए, गाँवों को जलाया, भारी जुर्माना लगाया जो लोग पकड़े गए उन पे। आंदोलन के दौरान लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों लोगों को मारा गया। सरकार द्वारा आंदोलन को चलने के लिए हिंसा का भरपूर सहारा लिया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। ये परिणाम हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद निकले। आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया, जिससे अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस आंदोलन से पहले आया था क्रिप्स मिशन और इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। और जिसके बाद भारत का स्वतंत्रता की जो मांग थी उस पर गौर भी होता है और भारत को स्वतंत्रता भी मिलती है। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि 1947 आते आते भारत आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।